क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी और अच्छे से समझ में आने के लिए आज मैंने ये वीडियो तैयार किया है और आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के कहाँ से पूछे जा सकते हैं, सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से। तो सिलेबस, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन से आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो, टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कई तरह के वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हमको ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। ठीक, सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों को समझना है अपने कोर्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक यूज़ इन द क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये आप लोगों को सीखना है। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, किस प्रकार से एवोल्यूशन होता है, किस प्रकार से हमको नई स्पीसीज प्राप्त होती हैं इसी क्लासिफिकेशन के बाद, ये आप लोगों को समझना है। द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करते समय हम लोग कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक पोजीशंस में ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, वही सिस्टमेटिक पोजीशंस को ही हम लोग यहाँ पर हायरार्की बोलते हैं। तो हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझनी है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए सबसे पहले जब थियोफ्रास्टस और अरिस्टोटल आए थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया था, लेकिन उसको डीपली नहीं बताया था, सिर्फ उन्होंने एनिमल और प्लांट के बारे में ही थोड़ी सी डिटेल बताया था। लेकिन जो फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी वो कैरोलस लीनियस ने बताया था कि प्लांटे किंगडम और एनिमली किंगडम होता है। इसी से आप लोगों को समझना है और आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है विटेकर की क्लासिफिकेशन। जी हाँ, RH विटेकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सारे बेसिस जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको आप लोगों को एक एक करके समझना है और अच्छे से आप लोग एग्जाम में ज़रूर करिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड में आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा मोनेरा फंगी, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को विटेकर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत समझना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो ऑसवाल्ड टिपो ने दी थी, आप लोगों को ये भी सीखना होगा। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स, इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आप लोग इतना समझ सकते हैं कि बाई का मतलब दो होता है, नोमिन नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम बनाना। जी हाँ, फर्स्ट जेनरिक नेम होता है, सेकंड इज द स्पेसिफिक नेम। तो जीनस से मिला जेनरिक नेम और स्पीसीज से हम लोग को स्पेसिफिक नेम मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो जरूर देखोगे और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं वीडियो बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग समझते चलोगे। तो हर एक पॉइंट को बेसिक्स के साथ मैं समझाता चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ विजिटिंग जू, तो इसका मतलब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो शौकीन होते हैं बच्चे क्या करने के लिए, चिड़ियाघर घूमने के लिए। वी ऑल एंजॉय व्यूइंग वाइल्ड एनिमल्स, और हम लोग उन एनिमल्स को वहाँ पर घूमते हुए जब देखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, कई तरह की बर्ड्स हमको दिखाई देती है, कई तरह की फिशेस दिखाई देती हैं, स्नैक्स दिखाई देते हैं, कई तरह के कीड़े भी आप लोगों को वहाँ पर मिल ही जाएंगे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, कैसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे उन सभी ऑर्गेनिज्म को। डू यू फाइंड सम सिमिलरिटीज़, क्या आपने उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़, क्या कुछ जो है सिमिलरिटीज़ देखी या फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ बदलाव देखे, विभिन्नताएं देखी एमंग दूज एनिमल्स, उन्हीं एनिमल्स में जो आप लोगों ने चिड़ियाघर में देखे थे। ईच ऑर्गेनिज्म इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, सभी ऑर्गेनिज्म जो भी आप लोगों ने देखे थे एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे। जी हाँ, बिल्कुल अलग थे। टू अ लीजर और द ग्रेटर एक्सटेंट में, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद एप्स, अगर अपने आप को आप लोग कंपेयर करोगे एक बनमानुष से, एप्स मंकी से, या लीमर जो लंगूर होते हैं उनसे, अगर आप लोग अपने आप को कंपेयर करो, यू विल फाइंड दैट यू रिसेंबल मोर विद एप्स, आप लोग बिल्कुल उसी बनमानुष की तरह दिखाई दोगे। नाउ थिंक ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच अकर्स लाइफ अकर्स ऑन अर्थ, तो आपको क्या देखना है कि कौन कौन सी लिविंग फॉर्म्स जो क्रिएचर्स हैं जितने भी अर्थ पर बने हैं उनको आप लोग सोचना स्टार्ट कर दीजिए, देखना स्टार्ट करिए, अपने मन में कल्पना करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ
द अर्थ इज़ पॉपुलेटेड बाई इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट या काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्लांट और एनिमल्स मौजूद होते हैं इस धरती पे। मेंबर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, देखिए नंबर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ आर वेरी स्मॉल, बहुत ही कम संख्या में होते हैं। एंड ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लंबी ब्लू व्हेल होती है और इसका भार लगभग 100 टन के बराबर होता है। एनिमल्स के अंतर्गत आती है। एमंग प्लांट बैक्टीरिया एंड द आर्थ सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड सिकोआ इज द लार्जेस्ट प्लांट। Biologists have identified and categorized many kinds of animals in the plant, yet there are many more types of animal and plants that remain to describe. It is impossible for any person to study all the plants and animal. ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर स्टडीज़ इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम लोग क्या करना है, क्लासीफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है देखते हैं। देखिए ग्रीक जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रीक वर्ड, ठीक है। टैक्सॉन इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अ ग्रुप, प्लस नॉमस का मतलब टू नेम। तो ग्रुप जो कि नेम के साथ संबोधित किए जाएंगे। इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत सिखाए जाते हैं किस प्रकार से आप लोगों को क्लासिफिकेशन करनी है। तो अब टैक्सोनॉमी तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स एंड द प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। बिल्कुल इसी तरह यही चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को देखते हुए क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस, एक तरह की साइंटिफिक प्रैक्टिस होती है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं और नेम करते हैं या फिर नेम देते हैं और उसको डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग रखते हैं। इफ वी स्टडी वन मेंबर ऑफ द ग्रुप देन वी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप को या फिर किसी ग्रुप में हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म रखे हैं तो उस ग्रुप के जो फीचर्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। इसका मतलब सारे ग्रुप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे लगभग सेम रहेंगे। बाय स्टडिंग वन बर्ड वी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल नेचर एंड द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स। अगर किसी ग्रुप में हम लोगों ने बर्ड्स रखे हैं, काफ़ी सारी मात्रा में बर्ड्स रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा उस ग्रुप को हम लोग समझने से पहले उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस का मतलब आधार क्या है। क्लासिफिकेशन करने का जो आधार है उसको मैं बता देता हूँ। अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन या अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप हैव मैनी मेड सिंस टाइम इमेरिटल, ठीक है। एरिस्टोटल इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एरिस्टोटल एंड अदर साइंटिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वन और अ फ्यू कैरेक्टर। देखिए कुछ ही कैरेक्टर को देखते हुए इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। और एरिस्टोटल के बारे में बता दूं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। और इनको आप लोग जरूर याद करिए क्योंकि एरिस्टोटल इज़ ऑल्सो अ फिलोसफर, एक तरह के दार्शनिक भी हुआ करते थे। और साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट और दार्शनिकों में काफ़ी भेद है, काफ़ी अंतर है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से समझिए। तो एरिस्टोटल को हम लोग पितामह कहते हैं, हम लोग जनक कहते हैं जीव विज्ञान के। क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटल क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द वेदर दे लिव्ड ऑन द लैंड इन वाटर इन द एयर। यानी कि जो अरिस्टोटल थे उन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया था और बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो तीन तरह की वैरायटीज़ में होते हैं। जो ज़मीन पर चलते हैं, लैंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ हवा में होते हैं और कुछ पानी के अंतर्गत होते हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया था। फॉर एग्जाम्पल सी वेल्स की बात करें अगर, जो समुद्र की वेल होती है, कॉरल्स होते हैं, शार्क होते हैं, स्टारफिश होते हैं एंड ऑक्टोपस लिव विच वेरी इन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज मैनी वेज ग्रुप इन द वन बाय अरिस्टोटल, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। तो सभी कुछ बता दिया इन्होंने। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अरिस्टोटल के एक शिष्य थे, शिष्य का मतलब आप लोग जान रहे हैं, अरिस्टोटल गुरु थे और एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। तो फिर ये थियोफ्रास्टस क्या थे, आप लोग जानते ही होंगे। थियोफ्रास्टस नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, जी हाँ, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि प्लांट किंगडम से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। तो थियोफ्रास्टस एज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल एंड नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो क्लासीफाई ऑल द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर इनटू ट्रीज, हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड श्रब्स। तो इन्होंने पौधे की कई तरह की वैरायटीज़ बता दी और अरिस्टोटल ने क्या किया था,
एनिमल्स की कई वैरायटीज़ बताई थी। तो ये दोनों ही जाने माने नाम हैं, आप लोग जरूर जानें। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल जाने जाते हैं, और फादर ऑफ बॉटनी को हम लोग थियोफ्रास्टस जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको जरूर अंडरलाइन करिए अपनी बुक में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, क्लासीफाई ऑल द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर इनटू ट्रीज, हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड द श्रब्स। उन्होंने ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स, बैनियल्स एंड द पेरिनियल्स, मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और का जो है कई सालों तक जो पेड़ पौधे चलते हैं उनको इन्होंने जो क्लासीफाई किया था। ईच ग्रुप हैज़ न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स रखे थे अपनी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। सो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो मिसलीडिंग, बायोलॉजिस्ट नीड टू डिसाइड which characteristic to be used as the basis of their making broadcast division. They pick up next set of the characteristic for the making सब ग्रुप्स ऑफ ईच डिवीजन। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्लांट की, तो प्लांट्स में डिवीजन होंगे और एनिमल्स में क्या होंगे, फाइलम्स होते हैं। ठीक है, इसको मेंटेन अपने दिमाग में जरूर करिए कि जब कभी भी हम लोग एनिमल का किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप लोगों को फाइलम ध्यान रखना है, और प्लांट का जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम लोगों को डिविजन्स याद करने हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल। देखिए, काफ़ी मात्रा डिटेल में हम लोग पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे वैराइटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, उन्हीं के जनरल फीचर्स को ही हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। विच इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म है पर्टिकुलर फंक्शंस, और उसमें काफ़ी तरह के पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर फंक्शंस बताए जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इज अ टिपिकल एंड नोटिसबल फीचर ऑफ समवन। किसी भी चीज़ का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है। मैन हैज़ वर्टिब्रल कॉलम, आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, इस वजह से उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जबकि सिंपलर टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस वजह से उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जी हाँ, 2 pairs of limbs, 5 digits of hand, hair on the body, etc. Some the characteristics of the living organism such as man. ठीक है, काफ़ी कुछ सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक यूज इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, उसको भी देख लेते हैं। आप प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक से देखिए, सबसे पुराने समय में हम लोग चलते हैं, काफ़ी पुराने, जब ऑर्गेनिज्म बने थे। तो आज से काफ़ी वर्षों की पहले की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के थे, बहुत ही पुराने नेचर के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आई हैं। देखिए, 2 चीज़ें जो आई हैं उनको अच्छे से जरूर जानिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नाम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से समझिए। देखिए, शब्द क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब, आप लोग कहीं पर भी अगर प्रो आता है तो इसका मतलब समझ लिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो उसको प्रिमिटिव नेचर का ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जब वो प्रिमिटिव नेचर का होगा तो सोचिए, क्या वो डेवलप्ड हो सकता है, या फिर बात कीजिए सेल्स की। आप लोगों ने पहले चैप्टर में सेल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ सेल्स आपको दिमाग में बनना चाहिए जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ें। तो सेल के अंदर काफ़ी सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये याद आ रहा आप लोगों को। तो सेल ऑर्गेनेल्स अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल का है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि प्रिमिटिव सेल, यानी कि बहुत ही पुराने सेल्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही पुराने हैं, वेल डेवलप्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्लियर है। अब सेल के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट सेल, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल सेल, याद है आप लोगों को, तो अच्छी बात है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। प्लांट सेल याद कीजिए, आफ्टर कवरिंग जो सेल वॉल बनी थी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स किंगडम में या फिर एनिमल्स में सेल वॉल बिल्कुल भी पाई नहीं जाती। प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना मुझको सीधे थर्ड चैप्टर की काफ़ी सारी चीज़ें बतानी, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपके इस कोर्स का। तो अच्छे से जरूर जानिएगा, क्योंकि 11वीं क्लास में भी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो क्या चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक क्लियर हो गया, अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैज़ अ डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डेफिनेट न्यूक्लियस। देखिए, प्रोकैरियोटिक में डेफिनेट न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। देखिए,
न्यूक्लियस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा सेल के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियोप्लास्ट मिल जाता है, न्यूक्लियोप्लास्ट में न्यूक्लियोलस मिल जाता है, तो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही, तो न्यूक्लियर तो बिल्कुल ही यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनाइज प्रोकैरियोटिक सेल्स नीड to have their biochemical pathway organized in the different ways. This will have an effect on the aspect of design. ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइज वेरियस फंक्शंस के पाए जाते हैं। सो दिस प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन को करते समय आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि वो जो क्लासिफिकेशन वाला ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी में आता है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म होते किस प्रकार के ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नेचर के भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक के भी हो सकते हैं। आप देखना क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। देखिए नंबर ऑफ सेल्स का मतलब कितने सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल बात नहीं होनी। यूकैरियोटिक में नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एक होता है तब बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं तब बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट्स में आप लोगों को क्या समझना है, सम ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था अमीबा, अमीबा देखिए किस प्रकार से अमीबा होता है। आप लोगों ने पढ़ा था अमीबा का कोई शेप, निश्चित शेप नहीं होता। ठीक है, निश्चित शेप बिल्कुल नहीं है, एक सिंगल सेल में ये पाया जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक है। कई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सेल अमीबा बिल्कुल अमीबा ऐसे बना होता है, तो इसका मतलब दिखाई देता होगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि सिंगल सेल का होता है और एक सेल हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सेल्स पहले चैप्टर में। तो अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप का होता है और एक कोशिकी होता है, मतलब असेलुलर होता है, सिंगल सेल्स पाई जाती है उसमें। ठीक है, सिंगल सेल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझने से पहले कुछ पॉइंट है उसको अच्छे से जरूर जाने। देखिए अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रोटोजोअन्स। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, कुछ में काफ़ी सारी सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो डिवीजन ऑफ लेबर्स। तो वो क्या शो करते हैं, डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं। और ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि कई तरह के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई तरह के टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और कई तरह के ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से ही हम लोग तैयार हो जाते हैं, वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लियर कर देता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है, अगर बायोलॉजिकल टर्म में किसी लास्ट में आप लोगों को TION मिल जाए, ठीक है, तो ये एक तरह की क्या होती है, प्रोसेस होती है। इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोगों को लिखें, शुरुआत कहाँ से होगी, इट इज़ द प्रोसेस। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। सिंपल फॉर्म में बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज़ था। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है। किस चीज़ का यूटिलाइजेशन करता है, किस चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, देखिए इसको भी समझा देता हूँ। इनका यूटिलाइजेशन करता है न्यूट्रिशन, एक प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। बेसिकली हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें ही पाए जाते हैं। तो भोजन करते हैं, एनर्जी मिलती है, उस भोजन में होता क्या है, याद कीजिए, पढ़ा था 7th क्लास में आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, दीज आर द कॉमन न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, फूड कंपोनेंट इन्हीं को बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और क्लियर हो गया ना। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, मतलब अपना भोजन तो खुद बना नहीं पाते हैं, उल्टा डिपेंड हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखिए क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। क्लियर हो गया ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और कुछ लोग जो डिपेंड होते हैं अदर्स पे उनको हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने समझा ही दिया था पहले टॉपिक में।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म फिर से बता देता हूँ, कई तरह के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और कई तरह के टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ठीक है, क्लियर आ गया। अब क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन की बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन इन द फॉर्म एंड द फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक दैट कम इनटू द एक्जिस्टेंस अर्लियर इन द लाइकली टू बी मोर बेसिक देन द कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव कम इनटू द एक्जिस्टेंस लेटर। तो काफ़ी कुछ एवोल्यूशन होने वाला है। मेन चीज़ है एवोल्यूशन होता क्या है, ये आपको समझना है। तो ये कहाँ पर मिलेगा डेफिनेशन, उसी की 3rd 4th लाइन में आप लोगों को मिल गया होगा। तो एवोल्यूशन लिटरली मीन्स, इसका मतलब होता है अनफोल्डिंग टू रिवील मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये किया जा रहा है कि जो डिफरेंट टाइप की जो वैराइटीज़ आ रही हैं, न्यू स्पीसीज जनरेट हो रही हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम लोग एवोल्यूशन कह रहे हैं। कि एवोल्यूशन का मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो पूर्वज थे हमारे पूर्वज बंदर थे, आज हम लोग कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के हो गए। बंदर क्या करते थे, 4 पैर पे चलते थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पैर पे चल रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, बंदर ही हमारे पूर्वज थे, इनमें कोई जो है गलत बात नहीं, अवधारणा बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एप्स होते हैं, आप लोगों ने वनमानुष देखा ही होगा, बिल्कुल सिमिलर होते हैं आप लोगों से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का, तो वी फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द सिंपल एंशिएंट बॉडीज डिजाइन एंड दे हैव नॉट चेंज वेरी मच। देखिए, पुराने जो प्राचीन काल के जो पूर्वज थे बिल्कुल सिमिलर थे। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड विद द प्रिमिटिव एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। और क्या थे, हमारे पूर्वज कहलाए। अदर ऑर्गेनिज्म या अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव एक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन रिलेटिवली रिसेंटली। ऑर्गेनिज्म of this group are called the advanced and the higher, but these terms are not correct। देखिए, टर्म्स करेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाई। सो वी से कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप एज ओल्डर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड ग्रुप एज द यंगर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस विद टाइम टू यंगर ऑर्गेनिज्म हैव मूव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले क्या थे, सिंपल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म आए थे। सिंपल कैसे आए थे, सिंपल धीरे धीरे बिल्डअप, सिंपल का मतलब एक सेल के थे, धीरे धीरे डेवलप होने गए, मल्टी सेलुलर हो गए। मल्टी सेलुलर के काफ़ी सारे जो सेल्स थे वो टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गए, कई तरह के ऑर्गन्स में कंप्लीट हो गए। उसके बाद ऑर्गन मिलते मिलते ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया और साथ में ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, आखिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते क्यों हैं। देखिए, क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। किसने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी, ये सब कुछ समझ में आ गया। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी समझ में आ गया। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ ही लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। नाम से लग रहा है बायो, देखिए कहीं पर भी अगर बायो शब्द आता है, देखिए बायोलॉजी में भी बायो शब्द आता है, इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कई तरह के फंगस भी हो सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ एल्गी वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें जीवन होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब, इसको दिमाग में बैठा लिया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वेरिएशंस समझ में आ रहा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ही वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। कई तरह के लिविंग फॉर्म्स की डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब UNEP, देखिए यूनाइटेड नेशंस, ये आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है, ये काफ़ी कुछ आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा आगे। ये डिफाइन करता है एज द वैरायटी ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच दे आर पार्ट। ठीक है, इसी का ही पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं, कई तरह के एनिमल्स और कई तरह के प्लांट, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। क्लियर, इट इज़ द वर्ड कॉमनली यूज फॉर टू रेफर द वैरायटी ऑफ द लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें ही रेफर करते हैं वैरायटी से। ठीक है, देखिए वैरायटी आ गया ना, बिल्कुल। डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशंस। वेरिएशंस किससे मिला था, वैरायटी से तो मिला था। अब डेफिनेशन देख लीजिए किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी डील्स विद द डिग्री ऑफ नेचर वैरायटी इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, देखिए बायो का मतलब लाइफ, और बायोस्फीयर का मतलब जहाँ पर जीवन मिल जाए। तो बायोस्फीयर के आप लोगों ने काफ़ी सारे पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट पढ़े थे, याद करिए उसको। एक क्या था, एटमॉस्फेयर था, दूसरा लिथोस्फीयर था, और क्या था, हाइड्रोस्फीयर था। जी हाँ, हाइड्रोस्फीयर मतलब प्लांट, सॉरी, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाए जाना, पानी में पाए जाना। लिथोस्फीयर का मतलब होता है कहाँ पाए जाना, टेरेस्ट्रियल मतलब कि ज़मीन पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिथोस्फीयर हो गया। और एटमॉस्फेयर मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोगों के आसपास का वातावरण, या फिर हवा की बात करें, वायु की बात करें, तो जी हाँ, उसे ही हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा। तो बात कर देते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं, डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स शेयर इन द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्टेड बाय द ईच अदर टू।
अ स्टेबल कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज कम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सम टाइम आवर अर्थ सपोर्ट्स मिलियंस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हम लोग की जो धरती है मिलियंस ऑफ स्पीसीज है प्लांट और एनिमल्स की, इसमें कई तरह की खोजें अभी तक नहीं हो पाई हैं। धीरे धीरे एनिमल्स और प्लांट की खोज हो रही है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप लोगों को नए नए वैराइटीज़ मिलने वाली है विच हैव बीन रिजल्ट इन द 3 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आने का समय था वो लगभग 3 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशनरी समय दिया गया है। ह्यूमंस अफेक्टेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक लैंड वाटर एंड द क्लाइमेट एज सुन एज the warm and the humid tropical regions, the earth between the tropic and the cancer and the current tropic and the capricorn are rich in the biodiversity। देखिए यहाँ पर जो अर्थ की जगह बताई गई है बिल्कुल वहाँ पर रिच डाइवर्सिटी दिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी एमंग द बायो रिच नेशन इंडिया इज द मोस्ट एमंग द टॉप 10 ऑफ 15 कंट्रीज। देखिए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की जो स्टेट या इंडिया की जो जगह है पोजीशन है वो टॉप 10 में जगह बनाए हुए है या फिर कह सकते हैं 10 से 15 के बीच में रखी हुई है। अदर बायोरिच कंट्रीज़ आर ब्राज़ील है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, पेरू है, ज़ेयर है, इक्वाडोर है, चीन है, मेडागास्कर है, कोलंबिया है, द लास्ट ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आप लोगों को पता चल गया होगा इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप्स, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखें, अच्छे से जरूर समझें। देखिए बायोलॉजिस्ट सच एस अर्नेस्ट हैकल, देखिए ई हैकल मतलब अर्नेस्ट हैकल की बात हो रही है, आर विटेकर रॉबर्ट विटेकर की बात हो रही है, कार्ल वोर्स की बात हो रही है, हैव ट्राई टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट यानी कि बायोलॉजी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। सच एज अर्नेस्ट हैकल की बात करें या फिर आर एच विटेकर की बात करें या फिर कार्ल वोर्स की बात करें, हैव ट्राइड टू, इन्होंने प्रयास किया था क्लासीफाई करने का कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू ब्रॉड कैटेगरी के रूप में, जिसको इन्होंने कहा किंगडम। ठीक है, तो किंगडम से शुरुआत करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय द नेमिंग एंड द सब ग्रुप्स आर वेरियस लेवल्स। तो कई तरह के लेवल्स यहाँ बताए गए, इसको सीक्वेंस वे में आप लोगों को याद करना है, यही हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन है। कैसे याद करना, मैं कोड बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख ही लिया था, क्या था, किंगडम था। अब उसके बाद कोड याद कर लीजिए, क्या कोड है, PCO। ये तो आप लोगों को पता है, टेलीफोन बूथ में जब भी आप लोग जाते हो तो PCO लिखा होता है, तो PCO बिल्कुल याद कर लीजिए। किंगडम के बाद PCO, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर और उसके बाद आएगा फैमिली। जी हाँ, उसके बाद फैमिली और उसके बाद जीनस है और लास्ट में है स्पीसीज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी देख लेते हैं अच्छे से। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्पीसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से लिख लीजिए अपनी कॉपी में या बुक में, अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। द बेसिक यूनिट किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या होती है, स्पीसीज होती है। अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर एसेंशियल अनलाइक इन द डिटेल्स इन देयर एनाटॉमी एक्सेप्ट एज देयर क्लोजली रिलेटेड टू द जीनस। यानी कि किसी भी जीनस में स्पीसीज कई तरह की आ सकती हैं। और ये जो जीनस, देखिए यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ पूरी तरह से, थोड़ा सा आधा अधूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा कर देता हूँ। फैमिली के बाद आता है जीनस, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्पीसीज आता है। ठीक है, जीनस में आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं होमो, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सेपियंस करना है, ये स्पीसीज हैं। और अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, स्पीसीज के नीचे लिखते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को मैं पढ़ा दूंगा। तो देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्लियरली समझा देता हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, द बेसिक यूनिट क्या होती है, स्पीसीज होती है। कई तरह की स्पीसीज जो अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, जीनस के अंतर्गत आती हैं। और काफ़ी सारे जीनस जो होते हैं वो किस में होंगे, फैमिली में होंगे। जी हाँ, कई तरह की फैमिलीज कंक्लूड होती हैं या फिर इंक्लूड होती हैं किसमें, ऑर्डर्स में। और कई तरह के ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं क्लास में, ठीक है। और ये सारे क्लासेस इंक्लूड होते हैं किसी भी फाइलम या डिवीज़न में, और ये सारे फाइलम और डिवीज़न इंक्लूड किए जाते हैं किंगडम में। यानी कि बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट स्पीसीज है। और जो मेन पॉइंट हम लोग जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो क्या है, वो किंगडम है। तो इस तरह से हम लोग बनाते क्या है, टैक्सॉन बनाते हैं, ठीक है। टैक्सॉन मतलब एक हायरार्किकल ग्रुप हो गया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की क्या है, सबसे पहले थियोफ्रास्टस जो कि स्टूडेंट थे अरिस्टोटल के, अरस्तु के स्टूडेंट थे, उनको हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म, खास तौर पर प्लांट को क्लासीफाई किया था ऑन देयर टेक्सचर और ट्रीज को देखते हुए, ठीक है। हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड श्रब्स को देखते हुए उन्होंने बांटा था, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। ये तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 3 आधार थे, एक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर सिस्टम कह लीजिए। किस तरह से डिवाइड करते हैं इसको जरूर जानें, और कौन कौन से
एक्सपेरिमेंट्स या फिर कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इंक्लूड किए गए इसको भी जरूर याद कर लें। द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लासिफिकेशन गिवन बाय थियोफ्रास्टस इन आर्टिफिशियली कैरोलस लीनियस। देखिए यहाँ पर जो नाम आ रहा है कैरोलस लीनियस के बाद बात हो रही है, टेक्सोनॉमी की फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन हिज वर्क सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी याद कर लीजिए, सिस्टमा नेचुरी ये किताब है किसने लिखी, कैरोलस लीनियस ने लिखी। और इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट को 24 क्लासेस में। कितने क्लासेस में डिवाइड किया था? 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। किसमें किया था? सिस्टमा नेचुरी ने अपनी किताब में किया था। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एमंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचुरल चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत एक्सटर्नल हो सकती हैं, इंटरनल हो सकती हैं, वह टेकन इनटू द अकाउंट, और इसी को देखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर दीज आर द कॉमन बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इस तरह के सिस्टम को तैयार किया था। और इन्होंने अपने जनरा प्लांटेरम किताब में कई तरह की क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को समझाया था, और 202 फैमिलीज लिखी थी। ध्यान रखिएगा कितनी फैमिलीज के बारे में बताया था? 202 फैमिलीज के बारे में बताया था। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल सिस्टम जो थे उसको इन्होंने 3 पॉइंट में समझा दिया। तो क्या थे? इन दिस सिस्टम ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आर टेकन इन द कंसिडरेशन। कंसिडर किया गया था, प्लांट ग्रुप आर टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंड सीन द प्रोसेस इज मोस्ट केसेस द सम प्रॉपर्टीज। तो जो भी रखे गए थे समान प्रॉपर्टीज के थे, डिफरेंट अलग थे। इट प्रोवाइड ऑल द ईजी मीन्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फ्लोरा आर बेस्ड ऑन दिस सिस्टम। तो फ्लोरा मिल गया। तो फ्लोरा शब्द जो आता है ये बेसिकली प्लांट वेराइटीज से आता है। याद कर लीजिए, आप लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड जो पोजीशन है वो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है, इसको भी समझ लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब हमारे पूर्वजों से जो आज हम लोग तैयार हुए और इसी को देखते हुए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आइकलर है, एंगलर है एंड द प्रेंटल वैसे है, ऑसवाल्ड टिप्पो भी इसी में अंतर्गत आते हैं। गिव द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने, और इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे वो भी मैं बता देता हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट बियरिंग द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी। Second, in phylogenetic study of the origin and relationship, all the taxa, both extant and the present day plant and determined, and they are classified according to the genetic relationship। ठीक है, जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब जीन से रिलेटेड, मतलब हमारे पूर्वज से रिलेटेड की बात हो रही है। एक्सटेंट का मतलब होता है ऐसे जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, इसको भी हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अंटिल सम टाइम अगर बात करें काफ़ी समय पहले की, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम द क्लासिफिकेशन आर द सम प्रॉब्लम्स। कई तरह की समस्याएं आई थी, जैसे क्या समस्याएं थी? फंगस को ग्रुप नहीं किया गया था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्लोरोफिलस जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यूग्लेना की बात करें, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया कुड नेदर फिट प्रॉपरली विद द एनिमल्स नॉर प्लांट। ये प्लांट में भी नहीं आते थे और एनिमल्स में भी नहीं आते थे। इसको रखने की जो जगह थी, इसकी पोजीशन जो थी, बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रही थी किस में रखा जाए। तो इसको अच्छे से समझाने का कार्य जो श्रेय जाता है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है विटेकर की, इसको आप लोगों को अच्छे से जरूर समझना है। इसको मैं समझा देता हूँ एक ही सिंपल वे में। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली गिवन बाई R.H. विटेकर। यहाँ पर ए लिख गया तो परेशान मत हुई, R.A. विटेकर भी आप लोग समझ सकते हैं। R.H. विटेकर नाम था इनका। विटेकर 1969, देखिए 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था दिस थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाया था इन्होंने। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। देखिए यहाँ से क्राइटेरिया तो समझ में नहीं आने वाला आप लोगों को, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। कैसे समझाना है बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छे से। विटेकर बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपने क्लासिफिकेशन में कई तरह के ऑर्गेनिज्म को अपने साथ रखा। ठीक है, साथ का मतलब अपने पास नहीं रखा, मतलब दिमाग में रखा, और उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 2 भागों में बांटा। ठीक है, क्लियर समझिएगा। कौन से 2 थे भाग? एक था प्रोकैरियोटिक नेचर, ठीक है, एक क्या था? प्रोकैरियोटिक, ये समझ में आ गया। और दूसरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक प्रोकैरियोटिक तो दूसरा यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक थे उन्होंने नाम दे दिया मोनेरा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक थे इन्होंने नाम दे दिया किसको? मोनेरा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, प्रोकैरियोटिक सिंपल वे में समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक में जो इन्होंने पहला किंगडम बनाया उसका नाम था मोनेरा। अब आगे देखिए क्या बचा? यूकैरियोटिक बचा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही। इन्होंने यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म को भी 2 भागों में बांट दिया। एक कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। ठीक है, एक सिंगल सेल वालों को यूनिसेलुलर बोलते हैं, कई सेल वालों को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो यूनिसेलुलर थे इन्होंने एक और किंगडम बना दी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा।
ठीक है, याद कर लीजिए। तो देखिए किंगडम क्लासिफिकेशन शुरुआत कैसे हुई, दो चीज़ों से, एक प्रोकैरियोटिक के थे और दूसरे यूकैरियोटिक थे। जो प्रोकैरियोटिक थे इन्होंने पहली किंगडम तैयार की, नाम था मोनेरा। अब जो बचे कुचे थे वो यूकैरियोटिक में आ गए। यूकैरियोटिक में भी दो भागों में इन्होंने बांटा, क्या था, यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड कर दिया जिसका नाम दे दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। अब हमारे सामने क्या बचा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बचे फिर से इन्होंने दो भागों में उनको बांट दिया। उन्होंने कहा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था और एक में सेल वॉल कैसा था, एब्सेंट था। ठीक है, एब्सेंट मतलब नहीं था। तो जिसमें नहीं था वो हम लोग थे, एनिमेलिया किंगडम बन गया। समझ में आ गया, क्या बन गया, एनिमेलिया। अब जो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट थी, अब देखिए सेल वॉल क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। यहाँ पर भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक में क्या कहा, फोटोसिंथेसिस करते थे और एक में क्या कहा, फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। जो नहीं करते थे उनको इन्होंने फंगी कहा, जिसको फंजाई पढ़ते हैं हम लोग। जो करते थे वो किंगडम कहलाया प्लांटे किंगडम। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पांचों नाम याद हो गए होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला नाम था मोनेरा, दूसरा नाम प्रोटिस्टा, तीसरा नाम क्या हो सकता है, जी हाँ फंगी, चौथा नाम प्लांटे और लास्ट वाला क्या नाम बचा, जी हाँ एनिमेलिया। उम्मीद करता हूँ पांचों नाम आप लोगों को याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद है तो ज़रूर याद कर लीजिए पांचों के नाम। अब एक एक करके समझना है आप लोगों को, अच्छे से समझा देता हूँ क्लियरली। पहला मोनेरा, ये सारे मेंबर्स कैसे थे, प्रोकैरियोटिक, मतलब देखे नहीं जा सकते थे, माइक्रोस्कोपिक होते थे। और जितने भी मोनेरॉन्स थे या फिर मोनेरा के मेंबर थे वो कैसे थे, हेट्रोट्रॉफिक नेचर या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थे या नेट नेचर के थे। ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता था और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता था, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकते थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज भी इसी में रखे गए थे। प्रोटिस्टा की बात करें, दीज आर इंक्लूड यूनिसेलुलर, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। प्रोटोजोन्स इसी में रखे गए हैं, सारे प्रोटिस्टास इसी में रखे गए हैं। प्लांटे में तो आप लोग पता ही होगा, प्लांट किंगडम। फंगस में पता ही होगा, फंगस रखे गए हैं। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, और कैसे होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले। ये रहा कंपैरेटिव अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ज़रूर याद करें। लिख लीजिए अपनी कॉपी में या फिर अपने बुक में टिक लगा लीजिए, पेपर आपका जो भी बनेगा कंपैरेटिव अकाउंट से ज़रूर आता है क्वेश्चन। यानी कि R.H. विटेकर की जो क्लासिफिकेशन है 1969, ठीक है, तो R.H. विटेकर की जो क्लासिफिकेशन है ये अपने आप में ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। अब एक एक करके सारे सारे जितने भी किंगडम्स हैं उनके जनरल फीचर जरूर याद कर लीजिए। क्या फीचर्स याद करना है, जनरल फीचर्स याद करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फीचर्स अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे। ठीक है,